जय हिंद बच्चों। आज मैं बताने वाला था परमिटिविटी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कुलाम्स लॉ। सबसे पहले देखा था कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों टर्म्स में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में बता दूं कि मैंने बताया था कि इसमें हम साइन को पुट नहीं करेंगे और इस इक्वेशन में या इस फॉर्मूले में हम साइन को पुट करेंगे। ये वेक्टर फॉर्म है और वेक्टर फॉर्म कब यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल भी लिया था, फाइंड द फोर्स शोन बिलो, ये फॉर्मूले इस क्वेश्चन को। और फिर हमने मतलब इस क्वेश्चन को देखा था और फिर इसको मैंने दोनों तरीके सॉल्व किया था, वेक्टर से भी और मैग्नीट्यूड फॉर्मूले से भी, और दोनों से आंसर सेम आया था। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पर मैं बता दूँ कुलाम्स लॉ भी खत्म नहीं हुआ अभी, मतलब परमिटिविटी इसी में है और इसके बाद हम कुछ पॉइंट्स भी देखें कुलाम्स लॉ के बारे में। ओके, तो चलिए मैं बता दूँ परमिटिविटी क्या है। मैंने बताया था कि एक कॉन्स्टेंट आया था एफ लिख, चलिए ठीक है, मैं उसमें मैग्नीट्यूड फॉर्म में से लिखता हूँ। F12 या सिंपल Fe लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही है ना, इज इक्वल टू 1/4πε0 दिस इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स मैं Fe लिख देता हूँ सिंपल मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ε0 Q1Q2/r²। तो क्वेश्चन है कि ये क्या है, ये कांस्टेंट कहाँ से आया और ये होता क्या है। तो 4π तो आपको पता ही होगा। परमिटिविटी भी चर्चा करेंगे एप्सिलॉन पे। देखिए, किसी मीडियम में परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, अलाउ करना इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है मैं आपको भी आगे बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वर्चुअल फील्ड होती है जो कि वेक्टोरियल फील्ड होती है। और अगर किसी चार्ज के कारण किसी दूसरे चार्ज पर जिसका मैग्नीट्यूड 1 कूलाम हो उससे फोर्स निकाला जाए तो फोर्स ही लगभग बिहेव करने लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा। और इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रीजन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर वो इक्वली चार्ज मतलब चार्ज है उस रीजन में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चार्ज का वेरिएशन होता है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन भी होता है। हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर फील्ड है, याद रखिएगा। कुछ स्केलर फील्ड भी होती है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड हमारी जो है ये स्केलर फील्ड होती है। लेकिन वेक्टर जो होता है, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फील्ड होती है। ओके, नाउ सो यहाँ पे F12 और Fe ये होता है 1/4πε0 Q1Q2/r²। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो एप्सिलॉन जो है, एप्सिलॉन नॉट, ये होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और एप्सिलॉन को मैंने कहा था ये होता है परमिटिविटी। परमिटिविटी हर एक मीडियम की होगी, वो कोई भी मीडियम हो, वो आयरन हो, वुड हो, एयर हो, वैक्यूम हो, वाटर हो, ऑयल हो, वो कोई मीडियम हो, उसका अपना एक परमिटिविटी होगा। तो फिर तो बात है परमिटिविटी क्या है। तो परमिटिविटी की मैं दो डेफिनेशन लिखता हूँ, आपको दो तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। परमिटिविटी बेसिकली होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करना अपने थ्रू पास होने में, कितनी ईजिली पास हो जाती हैं। जिस मीडियम से ज़्यादा पास होंगी उसकी इलेक्ट्रिविटी ज़्यादा होगी, जिससे मतलब पास होने में प्रॉब्लम, मतलब पास होना बहुत उसके लिए टफ होगा, उसकी इलेक्ट्रिविटी कम हो गई। सबसे कम मैं बता दूं कि इसकी होती है क्या कहते हैं, वैक्यूम की ही सबसे कम होती है। और सबसे ज़्यादा आई थिंक आपका होगा किसी मीडियम का, ये नेट से डाटा देखना होगा। ओके, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, व्हाट इज परमिटिविटी। फर्स्ट लेट मी राइट व्हाट इज परमिटिविटी। Permittivity, the ability of a substance, the ability of a substance to store electrical energy in an electric फील्ड। किसी सब्सटेंस की या किसी मीडियम, यहाँ मैं मीडियम भी लिख सकता हूँ, किसी मीडियम की वो प्रॉपर्टी जिससे वो किसी मीडियम की वो प्रॉपर्टी जिससे वो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है, जितने ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर रख सकता है, उस प्रॉपर्टी को परमिटिविटी कहते हैं। और इलेक्ट्रिक एनर्जी से बेसिकली मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही है।
क्योंकि यही फील्ड है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्रिएट करेगी। अगर आप ध्यान दें तो इसी फील्ड से इलेक्ट्रिक एनर्जी क्रिएट होगी और इसी फील्ड से हमारी पोटेंशियल एनर्जी भी डेवलप होगी किसी एक पॉइंट पर, किसी एक चार्ज के लिए। ओके, इसकी एक और डेफिनेशन मैं लिखता हूं। ये डेफिनेशन आपके लिए ज़्यादा यूजफुल होगी। द मेजर ऑफ हाउ वेल द molecules of substance align or polarize under an electric field। किसी मीडियम में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कराएं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो सब्सटेंस हैं, वो कितनी जल्दी अपने आप को पोलराइज और या अलाइन कर लेते हैं उस फील्ड के अकॉर्डिंग। ये प्रॉपर्टी जो होती है किसी मीडियम की, ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ये कहलाती है परमिटिविटी। ओके, नाउ मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये मतलब इस प्रॉपर्टी से कहने से क्या मतलब है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल, ये मीडियम है। ओके, दिस इज अ मीडियम। सो इस मीडियम में मान लीजिए इनफाइनाइटली डिस्ट्रीब्यूटेड मीडियम है। इस मीडियम में मैं एक चार्ज रखता हूं यहां पर प्लस क्यू। तो क्या होगा, चूंकि ये प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। कैसे क्रिएट करेगा मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी आ रही है ना, आप समझिए मतलब वो चार्ज का इफेक्ट है। मतलब किसी पॉइंट पर जो चार्ज का इफेक्ट होता है अभी के लिए, आप समझिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके आसपास एक इफेक्ट डेवलप होगा। इफेक्ट का मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई चार्ज लाऊं, तो यहाँ पे इस पॉजिटिव वजह से या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा अगर वो निगेटिव होगा, और रिपल्सिव लगेगा अगर वो पॉजिटिव होगा। तो ये चार्ज की वजह से आसपास सारे जितनी भी चीज़ें जो चार्जेस होंगे उन पे एक इफेक्ट डेवलप होगा। और मीडियम में हमारे क्या होंगे, एटम्स ही तो होंगे, मैटर होंगे। तो एटम्स के अंदर तीन चीज़ें होंगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, उन पे इसके कारण से जो इफेक्ट आएगा वही बेसिकली अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, तो क्या होगा, इस मीडियम में जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे वो इससे दूर जाएंगे और जितने निगेटिव चार्ज होंगे वो इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, कुछ इस तरह। यही जो चार्जेस आपके डेवलप हुए हैं, अगर आप ध्यान दें तो यही चार्जेस जो डेवलप हुए हैं इसी को कहते हैं पोलराइजेशन। और जितने निगेटिव होंगे उतने पॉजिटिव डेवलप होंगे इसके दूर, क्योंकि मैंने पहले बताया था शुरुआत में मीडियम न्यूट्रल था तो बाद में भी न्यूट्रल ही रहेगा। तो ये जो चार्जेस डेवलप हुए हैं ये पोलराइजेशन की वजह से डेवलप हुए हैं। इस चार्ज की वजह से इस मीडियम में जो पोलराइजेशन हुआ है, तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं परमिटिविटी। अच्छा, जितने ज़्यादा चार्जेस डेवलप होंगे इसकी परमिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितने कम चार्जेस डेवलप होंगे इस मीडियम की परमिटिविटी उतनी कम होगी। तो ये पोलराइजेशन होने की जो प्रॉपर्टी है, इससे पोलराइजेशन होने की जो प्रॉपर्टी है इसी को कहते हैं परमिटिविटी। ये जो प्रॉपर्टी पोलराइजेशन होने की इसी को कहते हैं परमिटिविटी। आई होप क्लियर हुआ। और मैं एक बात और बता दूं कि इंडक्शन में मैंने एक पॉइंट बताया था चार्जिंग बाय इंडक्शन से, अगर आपको याद हो तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ यहाँ पर जो चार्ज था, ये जो चार्ज था ये आप देख पा रहे हैं, तो 1 - 1/k था। तो ये डिपेंड करता था, मैंने बताया था कि ये डायरेक्ट पर डिपेंड करेगा। तो इस यहाँ पे कैसे, मतलब ये वही पॉइंट है परमिटिविटी से जुड़ा हुआ कि कितना चार्ज इसमें डेवलप होगा। ओके, नाउ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने एक चार्ज लाया था पॉजिटिव, और यहाँ पे इस पे चारों तरफ चार्ज डेवलप हो जाए। मान लीजिए यहाँ पे मैं एक और चार्ज लाता हूँ और ये भी पॉजिटिव ही है, प्लस क्यू ही है। मैं प्लस Q1 Q2 भी ले सकता हूँ, लेकिन मैंने इक्वल ले लिया है, और इनके बीच की डिस्टेंस है r। ठीक है, ओके। तो इस प्लस के चारों तरफ भी क्या डेवलप होंगे, निगेटिव चार्ज डेवलप होंगे। ओके, अच्छा, अब इस प्लस क्यू की वजह से इस पे लगने वाला जो फोर्स है, लेट्स से दिस इज फर्स्ट चार्ज, दिस इज सेकंड चार्ज, और इसे मैं कह रहा हूं F21, फोर्स ऑन टू ड्यू टू फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो F21 जो होगा ये होगा
अच्छा, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे कितने चार्ज हैं, एक एक ये पोलराइज चार्ज है, ये जो चारों तरफ निगेटिव दिखा हुआ है, और ये जो प्लस है ये दिख रहा है। अच्छा, ये जो निगेटिव है ये भी पोलराइज चार्ज है, तो इस प्लस क्यू की वजह से इस प्लस क्यू पे लगने वाला जो फोर्स है ये नेट फोर्स है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये नेट फोर्स है F21, मतलब F21 जो है ये नेट फोर्स है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ नेट फोर्स। ठीक है, मैं एक अभी एक अलग फोर्स की डिफाइन करूंगा। तो ये जो एफ नेट फोर्स होगा ये होगा 1/4πε0, सॉरी नॉट एप्सिलॉन नॉट तो तब होता है जब ये वैक्यूम में होता। लेट्स से दिस इज मीडियम एम, अब मीडियम एम कुछ भी है, ये मीडियम है, तो एप्सिलॉन एम मतलब एप्सिलॉन ऑफ दिस मीडियम, या कभी कभी एस लेके एप्सिलॉन एस लिख लेते हैं, तो Q इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो देखिए मतलब जो मीडियम होगा उसका डायरेक्टरी उसकी परमिटिविटी यहाँ रखेंगे हम, जो भी मीडियम होगा उसकी परमिटिविटी यहाँ रखेंगे। अगर वैक्यूम होता तो एप्सिलॉन नॉट लिखता, और अगर कोई मीडियम एम है तो एप्सिलॉन एम लिखूंगा, क्योंकि उसकी परमिटिविटी यहाँ रखनी है। अच्छा, परमिटिविटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, या किसी मीडियम में चार्ज, किसी चार्ज कारण जो पूरे पोलराइजेशन हो जाते हैं बाकी सारे चार्जेस के, मीडियम के चार्जेस के, उसी प्रॉपर्टी कहते हैं परमिटिविटी की। और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा परमिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा, ये नेट है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोर्स, एक और फोर्स मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, मतलब इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में, इससे मैं लिख रहा हूँ एफ स्टार, एफ प्राइम लिख रहा हूँ, एफ प्राइम भी रीड करते हैं इसे, एफ प्राइम। तो एफ प्राइम को मैं डिफाइन करता हूं ऐसे, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ओनली ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, मतलब फोर्स ऑन दिस ओनली ड्यू टू दिस, ये होगा 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब कि इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स, सिर्फ इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स में कोई चेंज नहीं आता है। आप ऐसे भी देख लें, मैंने पता ही आपको बताया था, लेकिन बताऊंगा मैं आगे भी लिखने वाला भी हूँ नोट्स के फॉर्म में, कि जो कूलाम्स लॉ पे फोर्सेस लगते हैं वो किसी थर्ड चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। आपने पढ़ा भी होगा, फोर्स ऑन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ थर्ड चार्ज। मतलब किसी दो चार्जेस के बीच में, मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल से बताता हूँ, मान लीजिए दो चार्जेस हैं, ये आपका चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2। अगर ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है 2 न्यूटन का, मान लीजिए 2 न्यूटन का, और यहाँ एक और चार्ज है Q3 और ये इस पे फोर्स लगाने लगा बाद में 3 न्यूटन का, तो इसके 3 न्यूटन लगाने से इसके 2 न्यूटन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसके 2 न्यूटन लगाने से इसके 3 न्यूटन में कोई फर्क नहीं। अगर मैं इसको हटा दूं तो 3 ही न्यूटन रहेगा, और मैं इसको हटा दूं तो सिर्फ 2 ही न्यूटन रहेगा, लेकिन दोनों गाने से नेट इधर हो जाएगा। लेकिन इस दोनों पे, मतलब जो इसकी वजह से लग रहा था और जो इसकी वजह से लगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कूलाम्स लॉ का मतलब ये रूल है कि चार्जेस, ये मतलब ये फैक्ट है, ये एक्सपेरिमेंट फैक्ट है, चार्जेस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज प्रेजेंस और इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द थर्ड चार्ज। तो इस चार्ज की वजह से जो लगने वाला फोर्स है वो अभी भी देखिए उतना ही है, 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। लेकिन जो नेट फोर्स होता है ना वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि एप्सिलॉन एम की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से बड़ी होगी। मैंने बताया ना कि एप्सिलॉन जो परमिटिविटी ऑफ क्या कहते हैं वैक्यूम होता है सबसे कम होता है, तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है और ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो चूंकि ये क्वांटिटी इससे बड़ी है तो F21 F डैश से छोटा होगा। आई होप वो क्लियर हो रहा होगा। ओके, मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं यहाँ पे, जैसे कि एप्सिलॉन जो एम है ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम एम, एंड एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और कभी कभी फ्री स्पेस भी कहते हैं, वैक्यूम फ्री स्पेस, VACWM होता है आई थिंक। ओके, आप स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अच्छा, तो ये देखिए, तो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा था कि सिर्फ इस चार्ज की वजह से लगने वाला जो फोर्स है वो वैक्यूम में भी इतना ही रहेगा और किसी मीडियम में भी इतना ही रहेगा। ये मतलब कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, आई डोंट नो किस ओलंपियाड या कहाँ पूछा गया है, लेकिन ये है, या सिर्फ ऐसे फ्रेम किया गया है। इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स वैक्यूम में भी उतना ही होगा, ऑयल में भी उतना ही होगा, लेकिन
जो नेट फोर्स होगा उसमें चेंजेस आएगा, और वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए ये चार्ज के पेयर्स हैं, ऐसे ये चार्ज पेयर्स हैं, ये है Q1 और ये है Q2, इनके बीच की दूरी R। ये रखे हैं हमारे, ये रखे हुए हैं हमारे वैक्यूम में, और फिर कुछ देर बाद हम इसी पेयर को डुबो देते हैं या इंसर्ट कर देते हैं ऑयल में, ओके, या वाटर भी लिख सकते हैं आप चाहें तो यहां पर दिस इज फोर्स ऑन टू चार्ज 2 पे नेट फोर्स है। अच्छा, मुझे यहाँ पे शायद इसको F21 या इसे F नेट लेना चाहिए था, ठीक है। आई होप कंफ्यूजन नहीं हो रही। नेट फोर्स डिक्रीज होगा, मतलब नेट फोर्स में परमिटिविटी ऑफ मीडियम आएगा, और लेकिन जो सिर्फ इसकी वजह से फोर्स होगा वो एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। आई होप मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। F2 ये नेट फोर्स है, और एक और फोर्स लेते हैं F ओनली 1, मतलब ओनली ड्यू टू Q1, अच्छा ओनली Q1 लिखता हूँ यहाँ पे, F2 नेट, और एक और फोर्स इसी डायरेक्शन में F ओनली Q1, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं F ओनली Q1 लिखता हूँ तो आई होप आपको समझ में आएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, क्योंकि एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी, और परमिटिविटी क्या होती है मैंने आपको अभी बताया। और परमिटिविटी किसकी रखेंगे, वैक्यूम की रखेंगे, जिस मीडियम में ये है, जिस मीडियम में ये है उसकी परमिटिविटी रखेंगे, जिस मीडियम में ये चार्ज हैं। अच्छा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, लेकिन अगर मैं F नेट लिखता हूं, F2 नेट लिखता हूं, तो मैं क्या रखूंगा, तो भी मैं यहां पे परमिटिविटी रखूंगा वैक्यूम की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा, मैं अपने स्टेटमेंट फिर से बोलता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ अब ध्यान रखिएगा कि मैंने शायद उल्टा बोला। जब मैं ओनली Q1 लिखता हूँ तो हमेशा एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। जब मैं ओनली Q1 लिखता हूँ, मतलब सिर्फ इस चार्ज की वजह से, वो किसी मीडियम में ले जाएं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने ऊपर बताया कि जो ये है, ये जो ओनली ड्यू टू चार्ज है, ये एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, भले ये मीडियम M में रखा हुआ है, तो भले ये मीडियम M में रखा जाए, लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, क्योंकि इस चार्ज की वजह से इस पे लगने वाले फोर्स पे कोई चेंज नहीं आएगा। भले बहुत सारी चार्ज और पोलराइज होकर क्रिएट हो गए हैं, लेकिन जो नेट फोर्स होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, तो उसमें एप्सिलॉन M लिखते हैं। ये वही फैक्टर है जो इंक्लूड करता है जो डिक्रीज हुआ है। अच्छा, F ओनली Q1, जो फोर्स Q1 की वजह से लगने वाला था वो हमारा इसमें वही रहेगा, एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, वैक्यूम में ही। हालांकि इसमें वैक्यूम है तो आप सोचेंगे कि दोनों में वही, ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझना होगा ओनली Q1 जब लिखना है तो ये वैक्यूम ही लिखेंगे, हमेशा वैक्यूम किसी मीडियम में हो। लेकिन जब नेट लिखेंगे, नेट फोर्स ऑन ड्यू टू Q1, तो वो क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, और मीडियम चूंकि वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे भी आएगा। अच्छा, आई होप यहाँ आप लोग सही लिखिएगा, आप लोग खुद से लिख के भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं F ओनली Q1 लिखूंगा ना, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। अच्छा, इसका एप्सिलॉन मान लीजिए एप्सिलॉन L है, ऑयल का L है, एप्सिलॉन L है, तो मैं क्या लिखूंगा, एप्सिलॉन L या एप्सिलॉन नॉट, मैं लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको समझ में आ रहा हो, क्योंकि सिर्फ Q1 की वजह से लगने वाले फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन जो नेट फोर्स है, क्योंकि देखिए इसमें जो पोलराइजेशन होता है वैक्यूम में, उसका हमने पहले से मेजर कर रखा है, और वो एप्सिलॉन नॉट हमें पता है, तो वो हमें पता है। लेकिन जो ऑयल में होता है वो इससे ज़्यादा होगा, उसको इंक्लूड करने के लिए हम वहाँ लिखते हैं, उस फैक्टर को उसको हटाने के लिए हम लिखते हैं एप्सिलॉन L। तो फोर्स टू नेट ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन L, परमिटिविटी ऑफ ऑयल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, और आपको इस समझ में आया होगा कि एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी
और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से। एक छोटा सा पॉइंट, परमिटिविटी की मैंने डेफिनेशन बताई थी ना, परमिटिविटी डेफिनेशन मैंने बताई थी कि मेजर ऑफ हाउ वेल मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस अलाइन और पोलराइज अंडर एन मेजर ऑफ हाउ वेल मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस अलाइन और पोलराइज अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब किसी चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज लिख सकता हूँ, और या फिर किसी कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो आप ध्यान दें तो वॉल ज़्यादा स्टोर करेगा, इसलिए परमिटिविटी ज़्यादा होगी, वैक्यूम कम करे इसलिए इसकी कम होगी, इसलिए इसका फैक्टर, इसमें नेट फोर्स भी कम आएगा, इसमें कम आएगा, ऑयल में, वैक्यूम में ज़्यादा आएगा नेट फोर्स। अच्छा, मैं पॉइंट बस ये बताना चाह रहा था कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, इसे क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, इसे एक और नाम देते हैं, कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ओके, तो बस ये एक पॉइंट है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए नीचे लिख दूंगा, पहले बताते हैं, पहले पढ़ देखते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है। सिंपल, ये कोई बहुत नहीं, अच्छा इसे रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से, या इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और आप इसे ज़्यादा यूज करते हैं कैपिटल के, स्मॉल नहीं कैपिटल के, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग 1/4 एप्सिलॉन नॉट इस पूरे को कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल के करिएगा, ठीक है, स्मॉल के से और लिख लीजिएगा कहीं कॉपी में कि नीचे जहाँ भी 1/4 एप्सिलॉन नॉट को रिप्रेजेंट किया गया वो स्मॉल के से लिया गया है, या क्वेश्चन में ऊपर लिख लीजिएगा के टेंस टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, सिंपल एक बार लिख लीजिएगा तो आपको डाउट नहीं होगा। ओके, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन और, तो मैं सिंपल लिख दूँ, आप चलिए मैं वर्ड में लिख दे रहा हूँ पहले, रिलेटिव परमिटिविटी is the ratio of permittivity ओके नहीं तो से लिखता, relative permittivity of a medium is the ratio of permittivity of medium to the permittivity of वैक्यूम और फ्री स्पेस, और एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मतलब यही है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, आई थिंक ये स्पेल गलत है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ओके, अगर कोई स्पेलिंग गलत हो तो सॉरी, क्योंकि चूंकि स्टूडेंट्स होते हैं सामने तो सब बता देते हैं सर कौन सी स्पेलिंग गलत है, पर ठीक है, अगर आपको गलत लगे तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं क्रॉस वेरीफाई कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि मतलब कि कोई स्पेलिंग मतलब गलत हो गई है तो आप खुद से भी सही कर सकते हैं। ओके, सॉरी फॉर दैट। सो दिस एब्सोल्यूट, ये क्या होता है, ये सिंपल रेशियो होता है एप्सिलॉन आर। अच्छा, मैं क्लास 11th में बता रहा था भी डायमेंशन, तो मैं बता दूं कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी एप्सिलॉन आर, और जो के होगा ये होगा मीडियम, ऐसे लिखता हूँ, ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या वैक्यूम लिखना चाहिए था, फ्री स्पेस, और मैं इसे लिखूंगा एप्सिलॉन, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, बहुत छोटा नहीं हो रहा है वो, मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर से मैं बता दूं कि ये जो क्वांटिटी होगी ये, दिस विल बी डायमेंशन लेस, ठीक है। अब मैं अच्छा ठीक है, मैं यहीं पर एक और पॉइंट मतलब बढ़ा के लिख देता हूँ, एप्सिलॉन, आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन के। अच्छा, के मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि बुक्स में ज़्यादातर के यूज़ करते हैं, ओह सॉरी, ऊपर के होगा जो, ओके सॉरी मिस्टेक, सॉरी, दिस एप्सिलॉन मीडियम ऑन परमिटिविटी, यहाँ ये के है, मैं कन्वर्ट करना चाह रहा था, मैंने ओवर जंप कर गया। ओके, सो एप्सिलॉन आर और के इज इक्वल टू मीडियम अपॉन फ्री स्पेस एंड इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ये मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि परमिटिविटी होता है फ्री स्पेस का। ओके, तो मैं जो मतलब वहाँ करना चाह रहा था मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये ध्यान दीजिए कि एप्सिलॉन आर
इज इक्वल टू क्या था, लिखा था मैंने, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेटिव परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड दिस परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम फ्री स्पेस। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे, एक बहुत ज़्यादा टर्म है, मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, लेकिन न्यूमेरिकल पॉइंट जो कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट था कि परमिटिविटी क्या होती है, तो पोलराइजेशन होता है, मतलब किसी में जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा परमिटिविटी उसकी इतनी ज़्यादा होगी, जितना पोलराइजेशन कम होगा परमिटिविटी उतनी कम होगी। और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कहते हैं, और नेट फोर्स जो होता है वो बदलता है, और जो फोर्स बाई क्यू चार्ज है वो सेम ही रहेगा सारे मीडियम में। ये दो पॉइंट। और इसके बाद रिलेटिव परमिटिविटी आपकी होती है रेशियो किसी मीडियम की किसी फ्री स्पेस से। ओके, आई होप दिस विल बी क्लियर। सो जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो परमिटिविटी ऑफ मैं मीडियम क्या करूँगा, क्रॉस करके देखिए, मतलब इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और इसी चीज़ को हम यूज़ करते हैं पूरे फॉर्मूले में। हम मतलब कभी मीडियम पुट नहीं करते, मीडियम पता ही नहीं होता मीडियम परमिटिविटी कितनी है, ना दिया ही रहता है। हमेशा हमें क्वेश्चन में या डाटा में या क्या देता है, हमें हमेशा डाटा में देता है एप्सिलॉन आर, तो हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू में भी ये लिख देता हूँ। आपको पता ही होगा 8 पॉइंट, आपकी बुक में दिया भी होगा 8.85 विथ यूनिट्स। अच्छा, मैंने बताया ना कि एप्सिलॉन और के भी लिखते हैं, और के तो एप्सिलॉन मीडियम को लिखते हैं, ये मैं वहाँ लिखना चाह रहा था एप्सिलॉन नॉट, लेकिन गलती से मैंने यहाँ के करने की बजाय यहाँ के कर दिया, एप्सिलॉन नॉट इंटू के। सो एफ जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक, ये क्या था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इन वैक्यूम, ये था ना। लेकिन मीडियम में क्या लिखूंगा, इन मीडियम में लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ मीडियम लिखूंगा यहाँ पे। अच्छा, ये दोनों ही नेट है, आप ध्यान देते हैं दोनों नेट है, ये सिर्फ क्यू की वजह से नहीं, क्योंकि क्यू की वजह से तो एप्सिलॉन नॉट ही होगा, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और इस चीज को मैं लिख सकता हूं, और इलेक्ट्रिक फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, जो कि आपके बुक में नॉर्मली लिखा था Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों तो आपने अभी पहले देख ही लिया है, ये मैंने बताया भी है, ये आपके लिए ये पॉइंट याद रखने के लिए है। आई होप इतना सभी लोग क्लियर हुआ होगा। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स ऑन कूलम्ब्स लॉ न्यूमेरिकल्स। चलिए बिना लिखे शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चन थोड़े लिए भी थे, एक दो कुछ नॉर्मल जनरल क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं लेता हूँ, दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी एंड एससी वर्मा बोथ, ये दोनों में है, और ये थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं उसे, कॉन्सेप्चुअल भी है। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, फाइंड द, आप नॉलेज में लिख दूँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 पेज नंबर 121, एससी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन 14 पेज नंबर 121। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड, आई थिंक ये एनसीईआरटी में भी है, ये नहीं, ये एनसीईआरटी में भी है। ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू प्रोटॉन्स। अच्छा, एक बात और बता दूं कि इसमें कुछ डाटा है जो आपको याद करने होंगे, वो डाटा मैं आपको बता देता हूँ। वो डाटा कुछ ऐसे हैं जो आपको मतलब याद करना ही होगा, उस डाटा के बगैर आप क्वेश्चन को टच करेंगे ना तो वो प्रॉब्लम होगी। तो डाटा अगर मुझे दिख जाए तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ओके, सो दिस द डाटा मास ऑफ, आई होप आपको ये विजिबल हो रहा होगा। लेट मी राइज अ बुक बाय अ बिट। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये है डाटा,
आपको ये याद होना चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 1/4। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इसमें दी हुई है, अगर आप ध्यान दें तो 8.5 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर टू द पावर -2। 1 एप्सिलॉन नॉट की भी दी हुई है और जी की भी दी है 9 × 10⁻9। अच्छा, तो आई होप आपको मतलब ये डाटा आपको मतलब शुरुआत में ऐसा फिर से मैं कहूँगा कि आप जब नहीं से रट ही लें, याद ही हो जाएगा। 1/9 इसी तो याद ही हो जाएगा, 9 एप्सिलॉन नॉट भी आपको याद हो जाएगा, जी 9.8 आपको याद ही होगा। बाकी ये सब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को थोड़ा सा याद करना होगा। ये क्वेश्चन के साथ आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व आपको ऐसे ही मतलब जितना याद हो जाएगा। ओके, डाटा की इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ओके, इसमें डाटा की नहीं, इसमें जी की वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ेगी, मास ऑफ क्या कहते हैं, मास ऑफ जब प्रोटॉन की भी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, लेट्स सॉल्व इट नाउ। दिस क्वेश्चन हमें इसमें सॉल्व करना रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू प्रोटॉन्स। ओके, तो फर्स्ट वी राइट एफ ई एंड एफ जी। अच्छा, मैं यहाँ डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, आप शायद बना सकते हैं, मैं छोटा सा बना देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर यहाँ बना देता हूँ। ये दो प्रोटॉन हैं, लेट्स से पी पी, इन पे चार्ज तो आपको पता ही इलेक्ट्रिक एलिमेंट्री चार्ज होता है, और इनके बीच की दूरी हमें नहीं पता है, तो मान लीजिए इनके बीच की दूरी है आर, ठीक है। अच्छा, मैं ऐसा कैसे मान सकता हूँ आर है, या 1 मान लेते हैं कभी, तो 1 कैसे मान सकते हैं, मान सकते हैं क्योंकि इसमें हमें कोई डाटा नहीं दिया है और हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन, तो हमें कुछ ऐसा लेना है जो दोनों में इक्वल हो। दोनों में 1 मान लीजिए तो भी कैंसिल होगा, आर मान लीजिए दोनों का आर स्क्वायर तब भी कैंसिल होगा। ओके, एफ इज इक्वल टू 1/4। अच्छा, एक और पॉइंट, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कभी भी अगर आपको मीडियम नहीं दिया है, ये बात याद रखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, कभी भी अगर मीडियम नहीं दिया है तो, अच्छा इसके बाद ही मैं लिख दूंगा 2-3 पॉइंट्स, मुझे नोट्स लिखने भी हैं। कभी भी अगर आपको मीडियम नहीं दिया तो हम एज्यूम करेंगे कि चार्जेस जो है वो वैक्यूम में या फ्री स्पेस में प्लेस हैं, हम मतलब एप्सिलॉन नॉट लेके चलेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एलिमेंट्री चार्ज, प्रोटॉन चार्ज कितना होता है, एलिमेंट्री चार्ज मतलब ई, आई होप आपको ये क्लियर हो, अब ई अपॉन आर स्क्वायर, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये किसी पे किस प्रोटॉन फोर्स है, आपने ये नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं, हमें बस रेशियो निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। तो ये यही है ना, फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी दोनों पे होगा। सॉरी, हालांकि ये जो है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये आपका रिपल्सिव होगा और ये अट्रैक्टिव होगा। ओके, दिस विल बी कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। आई होप कैपिटल जी की वैल्यू आपको पता होगी, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11। आई होप इतना ही होता है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -11, सॉरी 12, 6.6 इंटू 10 टू द पावर -12, सॉरी। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, जब मैं डाटा दिखाया था उसमें था ये 1 अच्छा मैं डाटा पुट कर रहा हूँ, ओके ठीक है, ये पुट कर लेते हैं, 1.7 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, याद रखिए ग्राम में नहीं पुट करना है। अच्छा, मुझे 2 मिनट यहाँ जगह नहीं, मैं स्क्वायर कर लेता हूँ। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, अपॉन आर स्क्वायर, दूरी कितनी है दोनों के बीच की, आर। आई होप ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना आ गया होगा, क्लास 11 में आपने पढ़ा था। नाउ एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस विल बी इक्वल टू, एफ ई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, इस पूरे की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.8 और 1/4 एप्सिलॉन नॉट पूरा पुट कर सॉल्व करेंगे तो आता है 9 इंटू 10⁹, हालांकि एग्जैक्ट नहीं आता है, 8 आई थिंक शायद 9 के आसपास आता है, पर उसको 9 मान लेते हैं, 9 इंटू 10⁹ इंटू ई है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, दिस इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और ये प्लस है स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ओके, तो हमें निकालना है अब एफ ई बाई एफ जी इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, और दिस होल विल बी डिवाइडेड बाय दिस फैक्टर 6.6 10 टू द पावर -12 इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर -27 होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसको देख के डरिए मत, कोई बहुत, मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत एकदम सिंपल ये सॉल्व करना,
बट फिर भी चूँकि मैं तो कैलकुलेटर सॉल्व कर रहा हूँ, पर बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, चूँकि आपको बोर्ड देना है तो बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, खास तौर पर सीबीएसई बोर्ड में, एनआईटीज़ में भी अलाउड नहीं है। तो आप लोग कैलकुलेटर सॉल्व मत करिएगा, बट जल्दी सॉल्व करने मैं कैलकुलेटर से ही सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, सो दिस विल बी 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 का स्क्वायर, तो 2.56, so this is 2.56 into 10 to the minus 19 into 2, this will be minus 38 upon 6.6 into 10 to the power minus 12 into 1.7 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, आई थिंक 289 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 का स्क्वायर, तो ये होगा शायद 54, नहीं 27 का स्क्वायर नहीं है, 27 का स्क्वायर नहीं है, 27 इंटू 2 है 54, 10 टू पावर माइनस 54। आई होप कैलकुलेशन आपको क्लियर। अच्छा, आपको मतलब किसी और तरीके से कैसे सॉल्व करना हो तो आप सिंपल इसे सॉल्व कर लीजिए। सिंपल ये जो रेशियो मैंने लिखा है ना, इसका रेशियो ही लेना है इन दोनों का। सो दिस विल बी इक्वल टू, मैं अब इसे जल्दी सॉल्व करता हूँ, 9 इंटू 2.56, दिस विल कम एज 23.04, 6.6, that will be 6.6 into 2.89, 6.6 into 2.8, this will be 19.074। अच्छा, ये 12 ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो 12 प्लस 9 21। ओके, सो 21 ये 21 54 ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस होगा, तो प्लस 54, 21 प्लस 54 माइनस 38, दिस विल कम एज 37। कुछ गलत नहीं हो रहा है इसमें? ओके, अगर हो रहा हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं एक बार इसे रीचेक कर लेता हूँ, इसमें कुछ गलत तो नहीं हो रहा। ओके, तो यहाँ पे एक गलती हुई है। गलती ये हुई है कि जो कैपिटल जी की वैल्यू है ये 10⁻11 होता है। ओके ओके, बाई मिस्टेक आई पुट 12। अच्छा, मैंने 10⁻11 मैं लिखने भी जा रहा था, -11, दिस विल -11, यहाँ -11 ये होगा, और ये होगा -11, तो अब ये 36 आएगा। आप सॉल्व कर लें, 11 ऊपर जाएगा, 11 प्लस 9 20, -30 प्लस 20 होगा -18, और 54 -18 आएगा 36, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.21 इंटू 10 टू दी पावर 36। हमें अप्रॉक्सीमेट आंसर, चूँकि ये अप्रॉक्सीमेट ही है, ये आप ध्यान दीजिएगा, रेशियो जो है FE/FG, ये अप्रॉक्सीमेट ही। अप्रॉक्सीमेट क्यों? क्योंकि आप ध्यान देते यहाँ पे मैंने मास ऑफ प्रोटॉन 1.7 लिया, 1.67 होता है। ओके, तो इसलिए रेशियो अप्रॉक्सीमेट हुई है। बाकी आई थिंक सब इसमें सही होगा। आपको कोई डाउट हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं, बिल्कुल। मैं वो सारे पॉइंट्स लिख देता हूँ जो कि कुलाम्स लॉ से जुड़े हुए हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट इज दैट कुलाम्स लॉ from direction and magnitude, from direction and magnitude we can say that, अच्छा एक बात बता दूं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों एक ही मतलब जैसा वर्ड होता है, एनालॉगस होता है, एग्जैक्ट सेम तो नहीं होता, मैं ऐसा भी कहूँगा, लेकिन नॉर्मली यूज़ करते हैं। मैं यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज़ करता हूँ, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बस बेसिकली कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज़ कहते हैं। फ्रॉम डायरेक्शन मैग्नेटिक वी कैन से दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल अपोजिंग डायरेक्शन होते हैं। तो ऐसे फोर्स क्या कहा जाता है? एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर, सॉरी दिस इज पी, एक्शन रिएक्शन पेयर।
एंड आर कॉल्ड, इन्हें कहा जाता है सेंट्रल फोर्सेस। याद रखिएगा, बस एक टर्म है सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्सेस क्यों? क्योंकि मतलब सेंटर की तरफ पॉइंट होते हैं। अगर आप दोनों ही चार्जेस को क्या कहते हैं, दोनों ही चार्जेस को जो Q1 Q2 है उनको क्या उस पर रख दीजिए, एक सर्कल पे अगर आप रख दें तो आप पाएंगे कि उन पे बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो अलोंग द, तो मैं नहीं कहूँगा कि रेडियस के अलग से अलोंग है, आप कहीं भी रख सकते हैं सेंटर पे, लेकिन हमेशा उनके मतलब टूवर्ड्स होगा, किसी पॉइंट मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से या तो दूर जाते हुए होंगे या किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास आते हुए होंगे। मतलब कभी भी जो दो सेंटर, जैसे कि एक इसमें लॉजिक ये है, जैसे मैंने कहा ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, और हाँ इक्वल मैग्नीट्यूड से अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो कोई एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा ही बना सकता है, देखिए ये Q है, ये Q है, Q1 Q2, इस पे फोर्स ऊपर, इस पे फोर्स नीचे। देखिए लेट्स से दिस इज 2 न्यूटन, दिस इज 2 न्यूटन, तो देखिए इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, पर ये क्या सही है? नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि अलोंग द लाइन होगा, ज्वाइनिंग बोथ द फोर्सेस, और इसके इस कारण से इसे सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। मतलब या तो इस लाइन के अपोजिट, मतलब दोनों बाहर जाते हुए होंगे सेंटर से, या दोनों अंदर आते हुए सेंटर से। ठीक है, अगर हम इन दोनों पॉइंट से सेंटर फॉर्म करते हैं तो इस लाइन को डायमीटर मान के, ओके, तो इन्हें सेंटर फोर्स तब कहा जाता है। हाँ, अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं सर सेंटर में अगर कहीं किनारे रख दें तो सेंटर मतलब सेंटर के अलोंग तो नहीं होगा, ठीक है नहीं होगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसलिए इस कारण से इसे सेंट्रल फोर्स कहा जाता है, क्योंकि इसके अलोंग अगर फॉर्म करेंगे सेंटर तो हमेशा ही ये सेंटर मतलब सेंटर से या तो बाहर होगा फोर्स या सेंटर के टूवर्ड्स होगा। ओके, आई होप दिस क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, दिस ऑल्सो नोन एज सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि बहुत मतलब इसका एप्लीकेशन बड़ा है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कोई लॉजिक बहुत बड़ा नहीं, आप चाहें तो बुक में देख भी सकते हैं, आप रेफर कर सकते हैं बुक को, किसी बुक को। प्रिंसिपल सुपरपोजिशन सिंपल, दिस लॉ सेज दैट फोर्स बिटवीन एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, let me write electric force between any two charges is independent of presence or absence of, is independent of presence or absence of थर्ड चार्ज। ओके, जैसे मैंने थोड़ी देर आपको समझाया कि मान लीजिए यहाँ पे ये एक 1 कूलाम है, ये 2 कूलाम है, और ये सॉरी सी, और यहाँ पे एक और है आपका लेट्स से 3 कूलाम का। तो 1 कूलाम 2 कूलाम पे फोर्स इधर लगा रहा है, लेट्स से दिस इज 10 न्यूटन, और 3 कूलाम 2 कूलाम पे फोर्स इधर लगा रहा है, लेट्स से दिस इज 12 न्यूटन। तो इसकी वजह से लगने वाला फोर्स जो पहले था इसके आने के बाद वो 10 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आना है। या फिर मैं अगर इसे हटा देता हूं तो ये फोर्स गायब हो जाएगा और ये 12 का 12 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इसके होने या न होने पे कोई डिपेंड नहीं करता, और यही कारण है कि हम इन सभी फोर्सेस को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। मतलब इसमें जब नेट फोर्स में बताऊंगा ना, इन दोनों सारे मतलब फोर्सेस का वेक्टर सम ले लूंगा। तो प्रिंसिपल फोर्स ये कहता है कि नेट फोर्स, इसमें 2 पॉइंट में लिख देता हूं, नेट फोर्स ऑन अ चार्ज, इसमें हम लोग अभी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो डोंट वरी। नेट फोर्स ऑन अ चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ, नेट फोर्स ऑन अ चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस, vector sum of individual forces due to all the charges. Net force on a charge equal to vector sum of individual forces due to all the charges. मतलब जितने भी इंडिविजुअल फोर्स होंगे ना, ऐसे 10 इंडिविजुअल फोर्स, 12 इंडिविजुअल फोर्स, इन सबका वेक्टर सम होगा, तो वो नेट फोर्स होगा आपका। ये बताता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सिंपल, मतलब सबका सारे वेक्टर जो फोर्स लग रहा है वो उसका वेक्टर सम ले लीजिए। हालांकि अगर मैं आपको नहीं कहता तो भी आप वेक्टर सम ही लेते हैं नेट फोर्स निकालने के लिए, जो कि नॉर्मल रूल भी है।
ओके, सो लेट्स सॉल्व अ कपल ऑफ प्रॉब्लम. फर्स्ट क्वेश्चन, जी सेकंड क्वेश्चन है क्योंकि फर्स्ट तो शायद वो इलेक्ट्रिक फोर्स वाला था. ओके, दिस क्वेश्चन, तो इसमें ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक ट्रायंगल. यही फेमस क्वेश्चन आई थिंक आपने नोटिस किया होगा या देखा होगा. इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए ए सॉरी ए, दिस इज क्यू क्यू क्यू. सारे वर्टिसेस पे आपके क्यू 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 चार्ज है, तीनों लेंथ है ए ए ए. दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड. फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल. इस पर इन दोनों की वजह से नेट फोर्स निकालना है. तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पॉज कीजिए वीडियो को और फिर आप इसको सॉल्व कीजिए. पर मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ. देखिए, और मैं इसी डायग्राम पे सॉल्व कर रहा हूँ. ओके, एक डिफरेंट कलर पेन की यूज़ करके. पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप दो डायग्राम बनाइएगा. ओके, अगर मैं इस चार्ज पे मुझे फोर्स बताना है तो मैं टू की वजह से लगने वाला फोर्स जो होगा वो इस तरफ होगा. देखिए क्यों, दिस इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू. ओके, और जो थ्री में लगने वाला फोर्स होगा वो इधर होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ये जो फोर्सेस होंगे अलोंग द लाइन जॉइनिंग होंगे. अच्छा, अगर ये तीनों लाइन नहीं बनाई रहती ना तो इसे हम बनाते हैं. मान लीजिए तीनों से दिया रहता, कहता है तीनों के बीच की दूरी ए है और नहीं बताया था कि कोई ट्रायंगल है, तो ये लाइन हम बनाते हैं. क्योंकि हमें जानना है कि फोर्स किधर होगा, तो उसके लिए क्या करना, दोनों को लाइन को ज्वाइन करना होगा. अब या तो फोर्स उस रिपल्सिव होगा या तो अट्रैक्टिव होगा, दो ही डायरेक्शन बचे उसके पास. तो ये रिपल्सिव है क्योंकि दोनों सेम साइन है, प्लस क्यू, तो ये इधर होगा और इससे भी इधर होगा. तो आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो रहा होगा. और ये होगा F31. ओके, सो लेट मी राइट द मैग्नीट्यूड. अच्छा, डायरेक्शन मैंने इधर दिखाया. मैं अगर आप ध्यान दें तो मैं फर्स्ट मेथड यूज़ कर रहा हूँ. मैंने बताया था ना, एक वेक्टर मेथड है और एक मेथड है हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को लॉजिक से निकाली. तो मैग्नीट्यूड मैं लिख रहा हूँ, डायरेक्शन हमारा लॉजिक से निकल गया इधर और डायरेक्शन इधर. तो F12 होगा. अच्छा, फिर से वही पॉइंट कि हमें नहीं बताया गया कि किस मीडियम में, तो हम ये मान लेते हैं कि वैक्यूम में है. 1/4πε0 क्यू, दिस इज Q1 इज क्यू, Q2 इज ऑल्सो क्यू. दोनों की दूरी कितनी है a, तो देखिए a का स्क्वायर. आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा. F31, दिस इज इक्वल टू 1/4πε0. दिस वन इज क्यू, दिस वन इज क्यू, तो दोनों का प्रोडक्ट क्यू, दोनों की दूरी a स्क्वायर. आप ध्यान दें तो दोनों ही फोर्सेस मैग्नीट्यूड्स में सेम हैं. डायरेक्शन में सेम नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड्स में सेम है. और ये एंगल कितना होगा बताइए मुझे. आई होप आपने सॉल्व किया होगा तो आपका एंगल ये आया होगा 60 डिग्री. क्यों, क्योंकि देखिए क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये 60 है, तो ये भी कितना होगा 60. ओके, तो आई थिंक यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. मैं इसे सॉल्व करता हूँ. इसको सॉल्व करने के दो तरीके, दो क्या एक ही तरीके हैं. पहला तरीका ये है कि जो नेट रिजल्टेंट एफ नेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपल. ये मैग्नीट्यूड है, ये किसी मैग्नीट्यूड मतलब किसी दो वेक्टर्स की वजह से मैग्नीट्यूड्स निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है कि पहले वेक्टर का रिजल्टेंट का स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा कि आर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. मैं लिख देता हूं, दिस विल बी F12 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, F13 है ना, ये 12, ये 1, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 12, ये 13 होगा, सॉरी 31 नहीं होगा, ये 13 होगा. फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, या सॉरी. So 1213 plus square obviously 2 F12 F13 and cos theta, whereas theta is angle between F12 और F13 वेक्टर. आई होप आपने अभी ऐसे सॉल्व किया होगा. तो सिंपल, इसमें आप ध्यान दें तो इन दोनों मैग्नीट्यूड को पुट कीजिए. अच्छा, ये थोड़े बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं ना, तो क्या कीजिए, इसको k मान लीजिए, इसको x मान लीजिए.
एक्स सेम है तो एक्स एक्स को पुट कर लीजिए और फिर कॉस थीटा, तो दोनों से सेम होते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा कॉस थीटा को 60, थीटा को 60 पुट करके, और इसको एक्स, इसको एक्स और इसको एक्स, इसको एक्स पुट करके। तो मैं भी वैसे ही करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक अंतर कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर सबसे पहले एक्स तो पुट ही करूँगा कि मुझे पता है कि जो F12 है का मैग्नीट्यूड ये बराबर है F13 के मैग्नीट्यूड के, और ये बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एज्यूम लेट, या एज्यूम लिखिएगा आप। ओके, मैं इसको मान रहा हूँ एक्स। अच्छा सर मैं क्यों मान रहा हूँ, मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है, हर बार लिखने में हेक्टिक होगा। दूसरा पॉइंट कि इससे एक फॉर्मूला भी फ्रेम होगा, आप ध्यान दीजिए, हालांकि फॉर्मूला अगर मतलब कि आपको शायद याद भी हो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, या मैं सजेस्ट करूँगा आप याद रखिएगा। और ये फॉर्मूला यहाँ का नहीं है, ये वेक्टर का है, 11th क्लास में शुरुआत में आपने पढ़ा होगा। मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स है ना, ये एक्स है, प्लस 2x डॉट एक्स एक्स स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, तो देखिए ये मिल क्या होगा 2x स्क्वायर और ये 2, तो ये होगा 2 को कॉमन ले रहा हूँ, चलिए 2x स्क्वायर, तो ये होगा 1 प्लस कॉस थीटा। आई होप ये मैंने एक स्टेप स्किप किया है, इससे आप ध्यान दीजिए, ये 2x स्क्वायर है, ये प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा है, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा, सो सब 2x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो होगा 1 प्लस कॉस थीटा। मैं स्टेप स्किप कर रहा हूँ, पर प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा, और मतलब समझ में ना आए तो इसको पहले सॉल्व करिए, फिर आपका यही स्टेप आएगा। ओके, मैं एक बात बता दूं कि 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये कहाँ से आया तो मैं बता दूं कि cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आपने पढ़ा होगा कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस का फॉर्मूला था कॉस ए कॉस बी। मैं उतना ज़्यादा लिखना नहीं चाह रहा हूँ, मैं ओरली बोल देता हूँ, आप रेफर कर सकते हैं फिर से ट्रिग्नोमेट्री में। मैंने पहले ही कहा कि फिजिक्स में आपका मतलब मैथ इंक्लूड होगा, बहुत ज़्यादा इंक्लूड होगा। तो कॉस थीटा, तो यहाँ पे आएगा कॉस 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 ए प्लस बी का फॉर्मूला था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो अगर मैं दोनों को इक्वल कर दूँ ए और बी को थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, तो होगा कॉस थीटा स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों मिले कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है ही, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये यहाँ से हो जाएगा आपका। ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि कैसे ये आएगा। तो अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पे √2x स्क्वायर डॉट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो एफ नेट का जो फॉर्मूला निकल के आएगा यहाँ से, देखिए 2 बाहर आएगा, x बाहर आएगा, कॉस थीटा बाई 2 बाहर आएगा। ओके, तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आया होगा। तो एफ नेट आएगा यहाँ से 2x, x हमारा ये था जो हमने एज्यूम किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस 60/2। अच्छा, कॉस 60/2 मतलब कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है √3/2 होता है ना, हाँ कॉस 60 होता है हमारा 1/2 और कॉस 30 होता है हमारा √3, हाँ √3/2, तो कॉस 3 √3/2, तो 2 और 2 कैंसिल, तो √3 बचा, तो ये होगा √3 1/4 पाई, अच्छा मल्टीप्लाई कर सकता है वो ऊपर भी, एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। आई होप आप सभी का ये आंसर आया होगा। ओके, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, दिस इज आंसर। एक और पॉइंट बता दूं कि यहाँ पर अगर आप इसको मतलब रिजॉल्व करके करना चाहते हैं, जैसे कि रिजॉल्व करके, तो देखिए क्या करिए, F3 के 2 कंपोनेंट होंगे, एक F12 की तरफ होगा, एक नीचे की तरफ होगा, इधर होगा F12 cos 60 और इधर होगा F12 sin 60, तोड़ लिए, इधर जो आएगा दोनों को जोड़िए और दोनों के बीच में 90 डिग्री, दोनों का अंडर रूट ले लीजिए, तब भी आपका आंसर इतना ही आएगा मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, इसको अगले क्लास में सॉल्व करें, और अगले क्लास में क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ, करेक्ट मी दैट पेन। अच्छा मैं ठीक है, मैं इसको मैं रेड से लिख के ब्लू सॉल्व करता हूँ। ओके, मैं इसको ब्लू से लिख के ब्लू सॉल्व करता हूँ। दिस वन इज स्क्वायर, दिस इज ए
ए ए ए क्यू 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 क्यू। अच्छा चारों साइड सेम है, पर मैं बता दूं कि दिस स्क्वायर है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नहीं तो आप कहेंगे सर रोम्बस भी तो हो सकता है। फाइंड, अच्छा ये वैक्यूम में ही है, ये जूम करें। फाइंड फोर्स, सॉरी नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू रेस्ट 3 चार्जेस। मतलब किसी एक पे, इस पे निकालिए, इस पे निकालिए, इस पे निकालिए, इस पे निकालिए, बाकी तीनों की वजह से, ठीक है। इस पे निकालिए, थोड़ा मतलब जगह मिलेगी आपको सॉल्व करने के लिए। ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे भी निकालिए, जगह आपको बस मिलनी चाहिए सॉल्व करने के लिए, आंसर सेम ही आना है। ओके, आप इसे ट्राई कीजिए। तो बाकी क्वेश्चन देखते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।